इस मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पर कुछ परियां किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है कि तभी पीछे से उन पर लगातार गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और एक एक करके उनमें से काफी ज्यादा मासूम परियां मारी गई। उन पर गोलियां चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि मामूली से ही इंसान थे जो इन परियों को मारने के लिए इनके पीछे हाथ धोकर पड़े होते हैं। उन इंसानों के पास काफी ज्यादा खूंखार दिखने वाले क्रिएचर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ खाल नोचने के लिए ही बने होते हैं। तभी उन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर ने अपनी जंजीर तोड़ी और काफी तेजी से परियों के पीछे आ जाता है। वो दरिंदा जैसे ही एक परी पर झपटने लगा कि इतने में ही उसे बचाने के लिए एक विनियट नाम की परी आ गई जो बाकी परियों से बहुत बहादुर और अपने आप का बचाव कैसे करना है इस चीज को अच्छी तरह जानती थी। विनियट ने कुछ ही सेकंड्स में उस दरिंदे को जान से मार डाला, लेकिन जब पीछे खड़ी परी विनियट का शुक्रिया अदा करने के लिए आगे बढ़ी तो उसके सर में भी गोली लग जाती है। उस परी को मरता हुआ देख विनियट तुरंत ही वहाँ से भाग गई और एक खाई के अंदर कूदकर बड़ी तेजी से समुद्र के ऊपर उड़ जाती है। कुछ परियां भागते भागते मारी जाती हैं, लेकिन जो पीछे बची वो जालिम दरिंदों से बचकर समुद्र में मौजूद एक जहाज के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद विनियट भी उस जहाज पर आई और उस जहाज के कैप्टन को बोलती है, हमें जल्दी से जल्दी एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ। जहाज का कैप्टन कहने लगा, देखो मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुमने मुझे पैसे दिए हैं, मुझे जहाँ सही लगेगा मैं वहाँ पर चला जाऊंगा। और याद रहे मेरा ये जहाज खुद का नहीं है, मैंने अपने मालिक को भी जवाब देना होता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप तहखाने के अंदर चली जाओ। उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि इतने में ही वो बेरहम इंसान यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। उन्होंने काफी दूर से ही जहाज पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिस वजह से जहाज को काफी ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन वो जहाज अभी भी चलने लायक था। चलते चलते अब उन्हें 3 घंटे बीत जाते हैं और अब वो इंसानों के चंगुल से छूट चुके थे। सभी परियों को ये लगता है कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वो एक बहुत ही बड़े तूफान का सामना करने वाले हैं। कुछ देर में जहाज तूफान से जा टकराया और जहाज के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। अब चूंकि जहाज इंसानों के हमले की वजह से बहुत खस्ता हो चुका था, इसीलिए वो तूफान के वार को सह नहीं पाता और जगह जगह से टूटकर उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी काफी ज्यादा ठंडा था, इसीलिए बची हुई परियों में से आधी परियां तो पानी के ठंडे होने की वजह से ही मारी जाती हैं और बाकी की बची हुई परियां विनियट के साथ ही डूब गई। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं काफी एडवांस्ड शहर को जिसका नाम था बर्ग। बर्ग में रहने वाले लोग काफी ज्यादा अमीर और बहुत ही अय्याश थे। तभी हमें फाइलो नाम का एक इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जो अभी अभी ट्रेन से उतरा और बर्ग के अंदर अपने पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगा। दरअसल फाइलो बर्ग के ही पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर है। अगले ही पल कुछ मामूली से पुलिस वाले एक औरत को तंग करने लगते हैं। उस औरत के माथे पर सींग उग रखे थे और वो औरत इंसान और बकरी का कॉम्बिनेशन है। इन जैसे लोगों को पग कहा जाता है और इनकी शहर के अंदर बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। दरअसल सिर्फ और सिर्फ इंसानों की ही इस शहर के अंदर इज्जत होती है, बाकी पग, परियां और कुछ और जीव इस शहर के अंदर इंसानों से जुल्म सहते रहते हैं। कोई भी इन जीवों से अच्छा बर्ताव नहीं करता, इसलिए एक पुलिस वाला उस बेचारी औरत के गोश्त को गली के अंदर ही फेंकने लगता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर फाइलो आ गया जो उस पुलिस वाले को कहने लगा, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जहाँ से इसे उठाया है वहीं पर रख दो। फाइलो की ये बात सुनकर पुलिस वाले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि फाइलो कितना ज्यादा खतरनाक है। दरअसल उसकी अभी अभी इस शहर के अंदर पोस्टिंग हुई है, इसलिए वो जैसे ही फाइलो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो फाइलो ने एक ही घूसा मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिस वजह से वो दोनों पुलिस वाले चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उस बेचारी पक औरत ने फाइलो को शुक्रिया कहा और फिर वो सीन कट हो जाता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर फाइलो को जो बड़ा डरा हुआ और टेंशन की हालत में एक बूढ़ी औरत के पास आता है। दरअसल उस बूढ़ी औरत पर एक ऐसे जीव ने हमला किया था जिस जीव के बारे में ना तो इंसानों ने आज से पहले कभी सुना है और ना ही उसे कभी देखा है। फाइलो कहता है, देखिए मैम, आप मुझे सब कुछ सच सच बता सकती हो कि वो जीव कहाँ से आया और वो कैसा दिखता था। वो औरत इंस्पेक्टर फाइलो से कहने लगी, आप पहले ऐसे इंस्पेक्टर हो जिसने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया, इसलिए मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैं शहर के बाहर एक पुराने गटर के पास अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन उस गटर के अंदर मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक जीव बाहर आता है और चारों तरफ से मुझ पर हमला करने लगता है। उस जीव की एक बहुत बड़ी पूंछ थी, उसका मुंह किसी ऑक्टोपस जैसा, उसके बड़े बड़े दांत, उसके हाथ मगरमच्छ जैसे और टांगे काफी ज्यादा लंबी थी। पहले तो मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन जब उसने मुझे मारना शुरू किया तो मैं असलियत में ही बेहोश हो गई और अगली सुबह मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। फाइलो ने उस बूढ़ी औरत की हर एक बात को गौर से सुना और उन्हें कहता है, आपको ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना, आप प्लीज रिकवर हो जाइए, फिर हम मिलके इस जीव को ढूंढेंगे। मगर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस जीव को ढूंढने की जरूरत है, अगर वो जीव गलती से भी तुम्हारे सामने आ जाएगा तो प्लीज भाग लेना। लेकिन मैंने वहाँ पर एक अजीब चीज नोटिस की थी। जब वो जीव मुझे मार रहा था तब पीछे एक आदमी खड़ा हुआ चुपचाप मेरी बुरी हालत देख रहा था। फाइलो ने कहा, क्या आप मुझे उस आदमी के चेहरे या उसके हुलिये के बारे में कुछ बता सकती हो? जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत कहती है, वो आदमी सर से गंजा था और उसकी ठोड़ी तक दाढ़ी
थी और तो और उसकी बाजू पर एक अजीब तरह का टैटू भी बना हुआ था। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फाइलो उन्हें रेस्ट करने का कहकर वहाँ से चला गया। अगले ही पल हम शहर के अंदर एक छोटे से पार्क को देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे मस्ती कर रहे थे। तभी खेलते खेलते एक बच्चे की नजर नीचे समुद्र किनारे पड़ी हुई कुछ लाशों पर पड़ती है। वो लाशें उसी जहाज के मलबे के साथ बहकर आई थी जिस जहाज के अंदर पहले परियां इंसानों से बचकर समुद्र में सफर कर रही थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि विनियट अभी भी जिंदा थी। और फिर वो सीन कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं शहर के मेयर को जो पार्लियामेंट में बैठकर इस शहर को किस तरह तरक्की दी जाए उसके बारे में चर्चा कर रहा था। लेकिन तभी उसके ऑपोजिट साइड वाला लीडर बोलता है, अभी अभी कुछ परियां समुद्र के साथ मलबे में बह कर आएंगी। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी तो हम उन्हें यहाँ से निकल जाने का बोलेंगे। लेकिन शहर का मेयर ऐसा नहीं चाहता। वो काफी दयालु आदमी है, इसीलिए वो जितनी हो सके उतनी ही उन परियों की मदद करना चाहता है। मगर ये शहर का रूल था कि अगर कोई भी यहाँ पर घुसपैठिया या कोई अजनबी आएगा तो उसे ज्यादा दिनों के लिए यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए वो परियों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, जिस वजह से वो ना चाहता हुआ पार्लियामेंट से उठकर अपनी बीवी के साथ कमरे में आ जाता है। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि इतने में पीछे से उनका बेटा जोना आया जिसका हुलिया बहुत बिगड़ा हुआ था। जोना की ये हालत देखकर उसकी माँ परेशान हो गई और तुरंत ही जोना के पीछे आ जाती है। जोना की माँ ने पूछा, आखिर तुम किधर से आ रहे हो? जोना जवाब देता है, मैं कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। लेकिन जोना की माँ टॉर्मलीन को उसके कपड़ों में से लड़की के परफ्यूम की खुशबू आ जाती है और इस बात के बारे में जोना को भी पता चल गया। जोना ने कहा, प्लीज मॉम, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मेरे पल पल की खबर रखना बंद कर दीजिए। इतना कहते ही जोना वहाँ से चला गया। फिर सीन कट हुआ और हमें दो रईस बहन भाई दिखाए जाते हैं। बहन का नाम इमोजिन और भाई का नाम एजरा होता है। वो दोनों एक आलीशान घर के अंदर बड़े सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी उनके घर एक पुलिस वाला आया जो एजरा को पुलिस स्टेशन चलने का कहता है। एजरा ने कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? लेकिन पुलिस वाले ने कहा, मुझे सिर्फ आपको यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाने का ऑर्डर मिला है। जिस पर चुपचाप एजरा पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस स्टेशन आते ही एजरा की मुलाकात सार्जेंट निकोल से हुई। निकोल ने बताया, तुम्हारा जहाज चलने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें पैसा कमाने का इतना लालच था कि तुमने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखे बिना ही उसे ढीठों की तरह समुद्र में उतार दिया। और देखो, तुम्हारे टूटे फूटे और नाकारा जहाज की वजह से 137 लोग मारे गए, जिनमें से एक विनियट और इसके साथ कुछ घायल परियां बची हैं। निकोल की बात सुनकर एजरा कहता है, देखिए, मेरे पिता ने मरने के बाद जो कुछ भी छोड़ा था मैंने वो सारा का सारा अपने जहाज पे लगा दिया। मैंने सोचा जैसे ही जहाज चलेगा तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो मैं उसे रिपेयर करने में लगा दूंगा। लेकिन मेरी बुरी किस्मत कि वो सारा का सारा पैसा पानी के अंदर बह गया। तभी निकोल कहता है, एजरा, तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा। बर्ग के अंदर तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत है, इसीलिए तुम्हें विनियट को अपने घर गुलाम बना के रखना है। विनियट के पास रहने को कोई छत नहीं है, इसीलिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। अगर तुम ऐसा करने से इनकार करते हो तो तुम्हें 137 लोगों की जान लेने के लिए फांसी पर लटका दिया जाएगा। निकोल की बात सुनकर एजरा को ना चाहते हुए भी अब विनियट को अपने घर काम पर रखना पड़ता है और अगले ही दिन से विनियट उन दोनों रईस बहन भाइयों की गुलामी करने लगी। इमोजिन उससे कुत्तों की तरह काम लेती और उसकी 1 टके की भी इज्जत नहीं करती। विनियट को ना चाहते हुए भी उन दोनों घटिया बहन भाइयों की हर एक बात को सुनना पड़ता और चुपचाप उसे पूरा भी करना पड़ता। इसी तरह वो सीन कट हुआ और हमें दिखाया जाता है फाइलो, जो एक लंबे अरसे के बाद सार्जेंट निकोल से मिलता है। लेकिन सार्जेंट निकोल की वो हालत देखकर फाइलो को उसी बुढ़िया का बताया हुआ वो आदमी याद आ गया जो बुढ़िया को उस क्रिएचर से पिटते हुए देख रहा था। उसका हुलिया ठीक सार्जेंट निकोल के हुलिये से मेल खा रहा होता है। फाइलो ने बातों ही बातों में सार्जेंट निकोल से पूछा, इस शहर के अंदर कोई क्रिएचर खुला घूम रहा है, तो बताओ तुम्हारी इस बारे में क्या सलाह है सार्जेंट? सार्जेंट को फाइलो की ये बात सुनकर तुरंत ही पता चल गया कि फाइलो उस बुढ़िया के पास उसकी घटिया बकवास सुनने गया था। सार्जेंट कहता है, यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो कुछ कोड़ियों की खातिर अपनी इज्जत को बाजार में बेच देते हैं। ये गरीब लोग बहुत ही घटिया लोग होते हैं, इसीलिए इनकी एक भी बात पर यकीन न करना। और वो औरत तो सबसे घटिया औरत है, बेहतर होता वो क्रिएचर उसे जान से ही मार डालता। ये सुनते ही फाइलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने सार्जेंट निकोल के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। फाइलो ने कहा, अगर तुम उस औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो प्लीज अपने मुंह से उसके बारे में अनाप शनाप मत बको। इतना कहते ही फाइलो वहाँ से चला जाता है। जब फाइलो अपने घर बैठकर रात को डिनर कर रहा था तभी फाइलो के दिमाग में शक गया कि हो सकता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सार्जेंट निकोल ही हो। लेकिन अभी भी फाइलो को कुछ भी कंफर्म नहीं है। और इसी तरह सुबह हो गई जहाँ विनियट को इमोजिन ने कहा, मेरी खुशबू खत्म हो गई है, इसलिए तुम्हें बाजार जाकर इसको दोबारा से भरवाना होगा। इसलिए आज पहली मर्तबा विनियट बर्ग के बाजार में आई थी। वो जैसे ही खुशबू लेकर वापस जा रही थी कि तभी उसकी नजर उसकी एक पुरानी दोस्त जिसका नाम है सागरा उस पर पड़ती है। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत से हमें पता चला कि सागरा और विनियट पहले एक साथ नगाटा नामी एक शहर में रहा करते थे। नगाटा शहर को परियों का शहर भी बोला जाता था, लेकिन जब से कुछ बेरहम इंसानों ने उस शहर पर हमला किया तब से उस शहर के अंदर परियों के कब्रिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। सागरा काफी पहले विनियट
को उसी शहर के अंदर छोड़कर डर के मारे बर्ग आ गई थी। विनियड ने कहा, शायद तुम ठीक थी, मुझे भी तुम्हारे साथ यहीं पर आ जाना चाहिए था। न मैं उनकी मदद करती और ना ही मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ते। उस घटना में जितनी भी परियां मरी वो हर रोज रात को मेरे सपने में आते हैं। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, परियां लड़के भी हैं और लड़कियां भी, और यहाँ लड़कों को भी परियां ही कहा गया है। विनियड की ये बातें सुनकर सागरा ने विनियड को हौसला दिया और कहा, उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरी बहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारे फसाद की जड़ ये इंसान ही है। पर तुम चिंता मत करो, हम कभी न कभी इन इंसानों से बदला जरूर लेंगे। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हमने देखा फाइलो को, जिसने अपने साथी पुलिस वाले से कहा, जैसा स्केच मुझे उस औरत ने बताया था, मुझे वैसे स्केच के आदमियों की तलाशी लेनी है। इसी काम के चलते फाइलो के साथी पुलिस वाले ने कहा, हमें एक आदमी पर शक है, जिसका पीछा करते करते फाइलो और उसका साथी पुलिस वाला बार के अंदर आ जाते हैं। और कुछ देर ढूंढा ढांडी करने के बाद वही आदमी फाइलो को भी नजर आ गया, जिसके चलते फाइलो ने नशे के अंदर टुन्न होने की एक्टिंग की और यहाँ वहाँ गिरता पटकता हुआ उस आदमी के अंदर जा बचा। फाइलो ने तुरंत ही उस आदमी के बाजू पर से कोट हटाया और उस आदमी का टैटू फाइलो को नजर आ जाता है। इसीलिए वो गंजा तुरंत ही एक बोतल को उठाकर फाइलो के सर में दे मारता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग गया। फाइलो ने भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा शाना था। वो बिल्डिंग्स की काफी ऊंची ऊंची छतों पर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है, लेकिन अपना फाइलो भी हिम्मत नहीं हारता और लगातार उसका पीछा करते जाता है। पीछा करते करते वो आदमी फाइनली एक छत के किनारे पर आ गया। फाइलो ने उस पर गन तान दी और बोला, चुपचाप यहाँ वापस आ जाओ और मैं तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। लेकिन वो गंजा कहने लगा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारे सर पे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिस खतरे के बारे में बर्ग के अंदर किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है। वो खतरा ना तो किसी इंसान से है और ना ही किसी जानवर से, बल्कि एक ऐसी काली ताकत है जिसे ना तो पहले कभी देखा गया और ना ही उसके बारे में कोई जानता तक है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो प्लीज ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन एक मर्तबा वो काली ताकत यहाँ पर आ गई तो हम सब लोग उस काली ताकत से अपनी मौत की भीख मांगेंगे। हाँ, मैं वही हूँ जिसने उस रात क्रिएचर को उस औरत पर हमला करते हुए देखा था। मुझे काफी ज्यादा राज पता है, लेकिन अफसोस वो राज मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। इतना कहते ही उस गंजे ने छत पर से छलांग लगा दी और नीचे गिरते ही उसकी जान चली गई। फाइलो चाहकर भी उस आदमी को जिंदा नहीं पकड़ पाता और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। जब फाइलो रात को सो रहा था कि तभी उसके कमरे में एक परी आ जाती है, जिसके हाथ में काफी तेज धार वाला चाकू था। वो तुरंत ही फाइलो के ऊपर बैठकर फाइलो के गले पर चाकू रख देती है। जैसे ही फाइलो की आंख खुली तो उसने देखा कि ये परी और कोई नहीं बल्कि विनियड है, जो फाइलो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। विनियड ने कहा, 7 साल हो चुके हैं और तुमने मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। तुमने झूठ बोला कि तुम मर गए हो, लेकिन तुम्हें तो खरोच तक नहीं आई। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तुम मुझे सीधा सीधा बता सकते थे। मुझसे इतना बड़ा खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर फाइलो लगातार विनियड से बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए था। तुम्हें आज नहीं तो कल समझ आ जाएगी, लेकिन तब भी मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए था। मगर फाइलो की ये बातें सुनकर विनियड को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने फाइलो को जान से मारने की कोशिश की। मगर विनियड फाइलो को अपनी जान से भी बढ़कर चाहती थी, इसलिए वो इस टाइम ऐसा नहीं कर पाती और चुपचाप फाइलो से सभी नाते रिश्ते तोड़कर चली जाती है। इन दोनों के बीच क्या है ये हमें आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं एक परी को जो शहर के बाहर बड़े गटर के सामने थी। ये वही जगह है जहाँ पर उस बुढ़िया पर खतरनाक दानव ने अटैक किया होता है और हमें उस क्रिएचर की जरा सी झलकियां दिखाई जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो परी बहुत ज्यादा दहशत में आ गई। उसने जैसे ही वहाँ से उड़ने की कोशिश की तो वो दानव इतना ज्यादा तेज था कि वो तुरंत ही परी पर झपट पड़ता है और उसे खींचकर गटर के अंदर ले जाता है और फिर हमें सिर्फ और सिर्फ उस परी की चीखें ही सुनाई दी। इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म हुआ। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए और अगला पार्ट आ जाएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।